वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले कर्नल कुरैशी साहब जो हैं वो कर रहे थे बात इसकी जो ईरान की स्ट्रेटजी और हमारी जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है मिसाइल्स के अंदर भी और अदरवाइज भी डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाकर एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। मैं चाहूँगा कि कर्नल साहब अपनी बात मुकम्मल कर ले ताकि फिर मैं शाजिया अनवर साहिबा के पास जाऊँगा और मैं ये जो भारत और कनाडा के दरमियान जो यूरेनियम सप्लाई का मुआहदा है इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना करके तो फिर ईरान पर बात करते हैं। जी, मैं अर्ज़ करूँगा कि सऊदीया और ईरान के दरमियान जो मुसाद ने उन अरामको पे अटैक किया है और इधर कतर में भी किया है, वो जी एक्सपोज हो गया है, जी बंदे पकड़े गए हैं। अभी उसी जिसके बाद सऊदीया के ऊपर ये जो ईरान का अटैक था इसके मुतल्लिक हमने इंटरवीन किया है, जिसमें डार साहब ने जी जी दोनों साइड से बात करने के बाद एक अरेंजमेंट कर दिया है कि जिसमें अभी उनके किसी भी कमर्शियल चीज़ के ऊपर या अटैक किसी नहीं सिविल होगा। आबादी के ऊपर ईरान अटैक नहीं करेगा। ठीक। और मैं ये कहूँगा जी कि इसके अभी ये जंग लंबी होने की बजाय पाकिस्तान को ये भी रोल अदा करना चाहिए, पहले भी किया था जून में भी, कि ये मुज़ाकरात का रास्ता मांग रहे हैं जी जी अमेरिकन। इनको चाहिए कि जी अमेरिकन को भी ये और मैं इसी ईरानियों पे को बात भी करना कहीं। चाह रहा था हाँ जी, कि कहीं ना कहीं ये बातें शुरू हो चुकी हैं शाजिया अनवर साहिबा के यूएस को शायद यहाँ से एग्जिट चाहिए और पाकिस्तान उन ममालिक में है, अकेला तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उन ममालिक में ज़रूर है जिसकी इस वक्त ईरान भी बात सुनेगा और मिडल ईस्ट भी बात सुनेगा, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और अमेरिका के साथ तो हमारे ताल्लुकात पहले ही बेहतर हैं। ये जो एग्जिट स्ट्रेटजी के अंदर पाकिस्तान के रोल पे ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन ये जो भारत जो कुछ कर रहा है, ये जो मुआहदे, अब कनाडा एक तरफ तो वहाँ पर आपने देखा उनके ताल्लुकात खासे ख़राब थे, उनके रॉ के लोग भी पकड़े गए, वहाँ के लिंक्स भी की और बड़े कनाडा के ताल्लुकात मुसारो अब जो है वो मुआहदे हो रहे हैं। ये यूरेनियम सप्लाई की क्या मामला है, क्योंकि इससे तो ये यहाँ का बैलेंस जो है वो तो उसको शेक कर देगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जी ये इस तरह के मुआहदे नहीं किए जाने चाहिए। देखिए, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो उसको अफगानिस्तान और इसराइल तक तो ले गई है। अब बाकी ये सारी टामक टोइयां हैं। रिसेंटली इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक मुआहदा किया है, जी जी उसको भी अगर आप सोशल मीडिया के उससे देखें तो बहुत बड़ा जी मुआहदा हो गया है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक हैं उन सब की पार्लियामेंट से जब तक वो रेटिफाई नहीं होती चीजें, उस मुआहदे की कोई शक्ल नहीं होती। और ये वो भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन किया गया है, और ये भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन किया गया है। जिस दिन ये यूरेनियम बना लेंगे और फिर उसको कनाडा को भेज लेंगे तो तब की बात तब की है। लेकिन ये कि अगर ये यूरेनियम इनके पास है और वो इनरिच्ड है और किस डिग्री की है और उसे वो क्यों भेज रहे हैं, तो ये यकीनन फिर सोचने की बात है। लेकिन मैं वहां तक सोचना ही नहीं चाह रही, क्योंकि हाँ जो हाँ पोजीशन इस वक्त इंडिया ने खुद अपनी कर ली है उसको मजीद जो है उससे ज्यादा डिग्रेड किया नहीं जा सकता। ठीक। एक जेनोसाइडल मैनियक के साथ जो है आप जाकर जो है उसे ऑकवर्ड किस्म की जफियां लगा के तस्वीरें अगर बनवा लें तो बाकी फिर पीछे क्या जाता है, वो भी आपसे गले नहीं मिलना चाह रहा, उसको भी आप घसीट घसीट के जो है उसके साथ फोटो शूट करवा रहे हैं, जिस जो पूरी दुनिया का पराया है। और ठीक। इंडियन जो है वो इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं, जितनी जिल्लत और सुक्की महसूस कर रहे हैं, इस जेनोसाइड के बाद कौन सा मुल्क है जो जिसके अंदर एक औंस भी इंटेग्रिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट या ह्यूमैनिटी है, वो इस वक्त ताल्लुकात बनाना चाहेगा। देखिए, पुराने एलाइज हैं, उनके लिए वो मुंह की छिपकली बन चुका हुआ है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, वो मजबूरी से चुप करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं अब क्या करना है। सही। मगर इंडिया को तो कोई जरूरत नहीं थी वहां जाकर, सिर्फ ये कि अब हम है कुछ नहीं करने के लिए, है कुछ नहीं, वहां पे जाके मिन्नतें करते रहे हैं कि जी कॉड का अगला समिट जो अमेरिका में होना है वो आपने प्रैक्टिकली डिफंक कर दी है, तो प्लीज उसको दोबारा से रिवाइव करें। मैं चाहूंगा शाजी और साहब पाकिस्तान के रोल पे जरा थोड़ा सा कर दीजिए, फिर मैं अहमद वली साहब के पास जाना है मुझे। ये जरा शॉर्ट सा ये बताइए कि पाकिस्तान का रोल अब क्या हो सकता है, खासतौर पर जब पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर सकता है, तो ये जो यूएस का एग्जिट है इसमें कितना हेल्पफुल हो सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान का रोल, अभी आप कह रहे थे कि शायद अकेला नहीं है, मेरी रीडिंग ये है कि अकेला ही है, क्योंकि ईरान जो मैंने है एहतियात की थी वो शाजिया साहिबा मोहतात तरीके से, क्योंकि टर्की भी है और दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन मैंने जरा मोहतात उसके अंदर बात कही थी। जी, बिल्कुल, उसमें ये है कि तुर्की के बारे में ईरानियन मीडिया अगर आप फॉलो करें तो जी गम और गुस्से का वो इजहार कर रहे जी हैं। जी वो जी कह रहे जी हैं जी हम पे अटैक तुर्की की एयरबेस से भी हो रहे हैं, तो जी मुझे जी नहीं लगता कि अब उनके ताल्लुकात कैसे हैं। ऑप्टिकल लेवल पे तो इतने अच्छे नहीं लगते कि वो इस तरह की बात करने के लिए बैठ जाए। ठीक। तो लास्ट टाइम भी हमने यही कहा था कि और रीजनल कंट्रीज में भी कि ऑफ रैंप इसको कोई ऑप्टिकल विक्ट्री ट्रंप को दो और ये वापस जाए, और ईरान मान गया था, उसने
जो है वो फ्योदोर और जो नतान्ज है उसको जितना खाली कर सकते थे उसे किया और इधर से कतर की बेस खाली करवाई और दोनों साइडें जो है ना वो एक दूसरे पे अटैक करके और ट्रंप नाचता गाता वापस चला गया। यही ऑफर अब भी की गई है, लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल है, थोड़ी रिलक्टेंस के साथ है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि ईरान जो है वो इस वक्त मान नहीं रहा है कि इस तरह की कोई बात जो है एक ऑप्टिकल विक्ट्री एक पागल इंसान को दे दी जाए। लेकिन पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस सऊदी अरेबिया के मामले में, और साथ में हम भूल रहे हैं आज़रबाईजान के मामले में। आज़रबाईजान जो है पिछली दफा 12 डे वॉर में उसका बड़ा किरदार था, तो इस जी जी दफा आपने नहीं सुना, कोई खबर नहीं सुनी कि आज़रबाईजान की एयर स्पेस या आज़रबाईजान यस इटसेल्फ जो है वो इस्तेमाल हुआ हो किसी अटैक में, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक तो बहरहाल इन चीजों में मेरी जाती राय ये है कि इनको थोड़ी सी मार और पिटनी चाहिए। तो क्योंकि ये इस दफा जो विक्ट्री है वो भी डिसाइसिव होनी चाहिए और डिफीट भी डिसाइसिव होनी चाहिए। ये तमाशा रोज रोज जो है इस जगह पे इस तरह से लगा लेना भी हमारे लिए डेंजरस है। ठीक और साथ में पाकिस्तान, जैसे कर्नल साहब फरमा रहे थे कि हमारे लिए ठीक है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अपॉर्चुनिटीज बहरहाल मौजूद हैं। अगर हम यही चीज कर लेते हैं, अगर ऑयल का फ्लो जो है वो हम अपनी तरफ कर लेते हैं, तो इंडिया ने पिछले टेन्योर में पिछले 10 सालों में बहुत कमाया है। उनकी इकोनॉमी टिकी ही इस बात पे हुई जी है, जी चाइना से ईरान रशिया से से सॉरी और रशिया से तेल खरीद कर वो पूरी दुनिया को बेचते रहे। ठीक तो हम ये कर सकते हैं ठीक अगर हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत ठीक बड़ा है मसला है और प्लस हमारे पास ठीक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ठीक है मसला है। आपका पॉइंट आ लेकिन गया। अपॉर्चुनिटी हमें डॉक्टर हसन कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनको भी वेलकम कहता हूं, लेकिन पहले मैं अहमद वली साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं। चीन जो है उन्होंने एक नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया है मशरिक वस्ता भेजने के लिए। जो चीन का इस वक्त किरदार है, क्योंकि चीन ने बहरहाल एक जिसे कह लीजिए कि ईरान के हक में बात कही है और उसने पसंद नहीं किया जो अमेरिका जो कर रहा है। रूस भी सामने जिसे कह लीजिए तरीके के साथ, किसी मोहतात तरीके के साथ वो भी इसको यूएस को जो है वो कंडेम कर रहा है। अब ये चीन पाकिस्तान ये दो ममालिक अगर मिल जाएं तो वो जो बात कर्नल साहब, मैं सालिसी की बात की तरफ, वो तो ठीक है वो सालिसी होती रहेगी, लेकिन ये जो कर्नल साहब ने बात की है, आपको लगता है पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, क्या हमें डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो देके इस मामले को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए वलीद साहब? और क्या हमारी इतनी एक्सपर्टीज या इतनी हमारे अंदर जिसे कह लीजिए कि स्ट्रेंथ है कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस पोटेंशियल को? नहीं, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो इसी तरह के वाकयात या उसके बाद पैदा होती है। और पाकिस्तान अगर डिफेंस प्रोडक्शन में, जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ मुल्कों को, श्रीलंका समेत मुख्तलिफ मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है और पैदावार भी उसकी बढ़ी है, पैदावार और बढ़ानी चाहिए। और ये जो सिचुएशन है इस वक्त पूरे खित्ते की, पूरी दुनिया की, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस तरह से वॉर जो है ना वो लड़ी जा रही, और कोई एयर का और ड्रोन्स का ये इस तरह से नया एक सिस्टम शुरू हुआ है। आप देखिए ना कि ईरान ने कई सौ ड्रोन्स जो हैं वो भेजे हैं, जिससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि एक छोटी सी कीमत का या मतलब छोटा सा ड्रोन, उसको गिराने के लिए वो लाखों जो डॉलर के मिसाइल है उससे हिट करें, उससे ये अमेरिका को काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। अमेरिका ने अब अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसके लिए भी जो कंपनीज हैं असलहे की, उनके साथ रब्ता भी किया, उनके साथ वो डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं इमीडिएटली। अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो उनके लिए ये मसला बनेगा। दूसरा ये है कि ईरान की तरफ से अगर आप देखें, जो चाइना की आप बात कर रहे हैं कि चाइना जो है वो कैसे रोल प्ले कर सकता है, अभी तक तो दुनिया की तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम नहीं आया। रशिया जो है रिलक्टेंट है, चाइना ने ठीक है थोड़ा सा स्टेप लिया है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो सिर्फ रेस्ट्रेंट की तलकीन कर रही है कि दोनों मुल्कों को रेस्ट्रेंट करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये मामला ज़्यादा बढ़ ना जाए, लेकिन डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहे। उससे मसला ये है कि ईरान की जो अपनी पोजीशन है उस पर भी थोड़ा सा हमें उनको भी गौर करना चाहिए कि जो देखें दुबई के साथ उनके, यूएई के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पे उनकी एम्बेसी भी है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। इस तरह के सारे मुल्कों के साथ जो हमसाया मुल्क है खलीजी, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। लेकिन इस वॉर ने जो खलीजी ममालिक हैं, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जी खलीजी ममालिक में से किसी ने अमेरिका को कहा कि जी ईरान के ऊपर हमला करें। ऐसी बिल्कुल कोई वैलिड कोई चीज नहीं मिली, कोई प्रूफ नहीं मिला, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट मिली है, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। सऊदी अरब ने वैसे भी कर दिया है, उसको हिदायत कर दिया है कि इस तरह का कोई मामला नहीं, हमने कोई प्रेशर नहीं दिया। अच्छा, अब बात ये है कि ये ममालिक के साथ आइंदा फ्यूचर के लिए, मतलब आप उनको टारगेट ना करें,
क्योंकि वो आप देखें यूएई ने तो उनका एम्बेसडर जो है वो निकाल दिया है, लेकिन बाकी मुल्क जो है वो भी बड़े नाराज हैं। अब ये कि एक ऐसी ईरान को भी अपने जो हमसाया ममालिक हैं, हाँ पाकिस्तान के साथ, चले ठीक है इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं ठीक है, अगर कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन दुनिया भर में आप देखें कि इख्तलाफात के बावजूद ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर किए जाते हैं, बिजनेस बढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस के ऊपर जाती जा रही हैं। ईरान को ठीक है उसका मतलब बड़ी पावर है, वो खत्ते में उसने मुल्कों को डरा के भी रखा हुआ है, लेकिन ये कि उतना पावरफुल नहीं है जितना अमेरिका है। ये जब बात मानना पड़ेगी कि कितनी देर तक लड़ सकते हैं। ठीक है आप कहेंगे जी वो कई सालों तक लड़ सकते हैं क्योंकि इराक के साथ भी लड़ते रहे, लेकिन लड़ाई से नुकसान जो है वो ज़्यादा किसका होगा? ईरान का ही होगा। ईरान का मसला ये है कि वो वहाँ पे बड़ी अंदर पॉवर्टी भी है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे कोई मतलब सिस्टम उनका इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उनको पाबंदियां लगी उनके ऊपर, क्योंकि करेंसी डिप्रिसिएशन के ऊपर और इन्फ्लेशन पे वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं। ये मामला जो है इसको देखना चाहिए कि हमसाये जो कि अगर वो चाह रहे थे आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने, पाकिस्तान जो है इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने ये मैसेज भी भिजवाया है ईरान को कि आप इस तरह से जो सऊदी अरब या कोई और दीगर ममालिक हैं उनको इस तरह से टारगेट ना करें। तो मेरा ख्याल है कि चाइना अगर एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ मिलके ठीक है एक सालसी जो है होनी चाहिए, और अमेरिका भी रास्ता ढूंढेगा कि वहाँ से अब कैसे निकलना है। रजीम चेंज या पहले था कि जी वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसको हमने रोकना है, वो मिसाइल्स के पीछे जो है वो एटमी पावर बन रहा था, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के पीछे, तो उससे मतलब उनको हदफ जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा पूरी दुनिया को। क्वेश्चन हो रहा है अमेरिका के अंदर भी कि अमेरिका चाहता क्या था वहाँ पे, रजीम चेंज या मतलब नहीं वो क्लैरिटी नहीं है उनके पास। मैं चाहूंगा डॉक्टर जफर साहब को शामिल करते हैं डिबेट के अंदर। डॉक्टर साहब अभी तक जो हम डिबेट कर रहे हैं उसके दो एस्पेक्ट सामने आए हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि हम जो है पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि यूएस भी जो है वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सका, और एग्जिट स्ट्रेटजी शायद वो अनकरीब एग्जिट लेने की कोशिश करे तो पाकिस्तान शायद वो मुल्क होगा जिसके जरिए ये काम किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कर्नल सैफ साहब ने इस तरह कहा कि हमें ये जो जंगें होती हैं ये एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करती हैं, और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह शादिया अनवर साहिबा ने भी कहा कि भारत ने तेल जो है वो सस्ता खरीद कर पूरी मार्केट को कंट्रोल में किया और उसको बेचता भी रहा। तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी एट पार है दुनिया के जो बाकी दीगर ममालिक हैं उनके तरह। तो आपकी क्या राय है इस मामले के ऊपर? आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है और हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जरूर बढ़ानी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये, कोई साल 2 साल में तो अचीव नहीं होगा। सो वो तो इस वक्त इमीडिएट हमारा टारगेट ही नहीं है डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना, वो जब बढ़ेगी तब देखेंगे। जहां पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, उस किरदार के लिए आपके पास एक लेवरेज होना चाहिए कि दोनों मुल्क आपकी बात सुने, आप उनके बीच में बैठें, आपको वो इतना वेटेज दें कि आप उसमें कोई किरदार अदा कर सकें। अभी जो किरदार मुमकिन तौर पे नजर आ रहा है, और जो आई बिलीव कि हो भी रहा होगा, कि एक मैसेंजर का किरदार, बैक चैनल, आप एक कैरियर ऑफ मैसेज का किरदार अदा कर सकते हैं। इधर का पैगाम उधर ले जाएं और उधर का पैगाम इधर ले जाएं। तो इफ दैट डिप्लोमेटिक डोर इज ओपन, दैट इज वेरी गुड। उसमें यू लुक वेरी गुड एंड पॉजिटिव। तो उस हद तक तो ठीक है, इससे ज्यादा किरदार मेरी समझ से बाहर है कि क्या अदा हो सकता। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो इस वक्त आपने कल आपकी नज़र से गुजरी होगी वो जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस थी, मुझे तो उसके अंदर से जो चीज़ समझ में आई थी वो यही थी कि एआई के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यूएस के लिए वो बहुत मैनी टाइम्स हैं, और उसके लिए वो सारा एफर्ट पुट कर रहे हैं, और उसके लिए तेल के लिए वो वेनेजुएला के सदर को भी ले आए। ईरान में भी यही बात कही जा रही है कि तेल में हिस्सा जो है ना उसकी भी बात की जा रही है ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर। प्लस ये है कि जो इसके अलावा जो इस वक्त सिचुएशन एट हैंड्स है, कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स की। अगरचे वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को 10 में से 15 नंबर दूंगा, लेकिन हमारे जो अब तक मैंने पार्टिसिपेंट से बात की है, मेरा ये ख्याल है कि यूएस जो है वो खासा शॉक्ड है ईरान की रिजिलियंस से भी और उसका जो रिटेलिएशन है। डू यू एग्री विद दैट? I do agree with that. मिसकैलकुलेशन तो डेफिनेटली हुई है। वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जी रिजीम चेंज करेंगे जी। अब खामनाई साहब की शहादत के बाद रिजीम तो चेंज नहीं हुआ,
अब आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन और हर छठे घंटे वॉर का ऑब्जेक्टिव रीडिफाइन हो रहा है। यहाँ भी तलात हैं कि मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ की आपस में कुछ तल्ख कलामी भी हुई है जी। तो इसका मतलब है कि डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी वो किसी बात पे एग्री नहीं कर पा रहे और उनके बॉस जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप वो एक अपनी सियासी हैसियत भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके और भी मामलात हैं, कमिंग इलेक्शंस हैं एंड ऑल दैट, उनके अपने स्टेक्स हैं। जहां तक ऑयल का ताल्लुक है, ऑयल की कैलकुलेशन मैं कई दफा बयान कर चुका हूं कि जो वेनेजुएला का ऑयल इन्होंने कब्जा किया है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 80 से 90 डॉलर पर बैरल है। इस वक्त अब जब तक शाम तक मैंने देखा था ऑयल की प्राइस 65 से 84 के लगभग हो गई थी पिछले 5-6 दिन में जब से जंग स्टार्ट हुई है। तो अगर 17-18 रुपए का 18 डॉलर का फर्क पड़ गया पर बैरल तो जो एस्टिमेट्स हैं कि इफ दिस वॉर प्रोलॉन्ग्स अनदर फ्यू वीक्स तो ये 150 डॉलर पर बैरल पे जाएगी। जिस वक्त ये 110 और 120 डॉलर पे टच करेगी ऑयल प्राइस जाके जी, उस वक्त वेनेजुएला के ऑयल वेल्स में इन्वेस्टर्स आने शुरू होंगे। सो दैट्स द गेम। उसके लिए सऊदी ऑयल भी मार्केट से बाहर होना चाहिए, उसके लिए ईरान का ऑयल तो पहले ही मार्केट से बाहर है। सो गल्फ का ऑयल मार्केट से बाहर जाएगा तो प्राइस 120 प्लस और पॉसिबली 150 डॉलर पर बैरल हो जाएगी। हमारे साथ क्या होगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, वी कैन टॉक अबाउट इट अनदर टाइम। लेकिन फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव इट मेक्स टोटल सेंस कि मिडल ईस्ट में ये सिचुएशन हो, डिस्ट्रक्शन हो, सो रिजीम चेंज आपको हम इस लेंस से देखें तो एक महज एक दिखावा था। असल ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट 7 साल जलता है, 10 साल जलता है, 2 महीने चलता है, वी डोंट नो। बट जब ये जल के आग ठंडी होगी तब ये रिकैलिब्रेशन होगी, पॉसिबली बॉर्डर्स रीडिफाइन होंगे, क्योंकि ये एक डॉक्टर शाजिया साहिबा तो मौजूद है यहाँ पे, पोस्ट कॉलोनियल एरा जो था, जो 45 के बाद बॉर्डर्स बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चेंजिंग बॉर्डर्स हैं, डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं थे, कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं। So वो borders अब कहीं settle down होंगे for another era that will emerge after this war ends. So ये दो चीजें इकट्ठी होंगी। इसमें किसी का कोई regime change, अब regime change करके भी देख लेते हैं, if you install anyone else, पहले अब और 1953 से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे रिजीम चेंज होते रहे। पहले एक डेमोक्रेटिक रिजीम था, फिर उन्होंने मॉनर्की। आपका पॉइंट मुझे आ गया डॉक्टर हसन। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा कि शाजिया साहिबा को मैं शामिल कर लूँ, माजरत में वो चूंकि टाइम अब बड़ा शॉर्ट है। शाजिया साहिबा, ये जो बात डॉक्टर हसन ने की है, फिर तो ये तो जंग जो है ये तो हम तो और तरह की टामक टोइयां मार रहे हैं। एक्चुअली ये तो मामला सारे का सारा जो है वो एक्चुअली ऑयल के गिर्द ही घूम रहा है, और इसलिए भी घूम रहा है कि अगर सिर्फ वेनेजुएला के ऑयल को जिसे कह लीजिए फिजिबल करना है और उसके लिए ऑयल की प्राइस जो है वो उस लेवल पर लेके जानी है जहां जाके अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो उसको सिक्योर किया जा सके, तो फिर तो ये सारी डिबेट्स जो है ये यूजलेस हैं। जो बात मिडिल ईस्ट को रीडिफाइन करने की है वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है। जिस तरह कर्नल साहब ने भी कहा कि बादशाहतें जो हैं वो खत्म हो सकती हैं इस सारे मामले के अंदर। आपको लगता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे काम किया जा रहा है? मैं एग्री करती हूँ डॉक्टर साहब से, लेकिन एक नुक्ते पे मेरी स्केप्टिसिज्म है, वो ये कि वेनेजुएला की जो ऑयल प्रोडक्शन या उनकी जो रिजर्व्स हैं उसके बारे में बड़ी चहमगोई है, वो कितने हैं, क्या उसके ऊपर इतना बड़ा गैम्बल किया जा सकता है या नहीं। उस एक पॉइंट पे स्केप्टिसिज्म के अलावा बाकी मैं पूरी बात से एग्री करती हूँ। नहीं डॉक्टर शाजिया, नो स्केप्टिसिज्म ऑन दिस, कंफर्म्ड 303 बिलियन बैरल के रिजर्व वो सबसे ज्यादा उसकी उसी के बारे में कहते हैं कि वेनेजुएला का ही इस वक्त सबसे बड़ा रिजर्वायर है। नहीं, उसमें कोई एम्बिग्युइटी। बिल्कुल, जो बाकी जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो उसका भी, इसराइल का भी, हम भी यही बात कर रहे थे कि इसराइल का भी यही नुक्ता नज़र है कि उसको जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए पूरे रीजन में। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन उसको गल्फ स्टेट्स को भी इसी तरह जो है वो करके, और ईरान में भी केओस क्रिएट करके फ्रीडम ऑफ एक्शन तो उसे ऐसे ही मिल सकती है। और मेरा तो ख्याल है डॉक्टर शाजिया के जंग के साथ इजराइल का किस्सा भी खत्म हो चुका होगा। इजराइल विल नॉट आउटलिव दिस वॉर। उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह करे। नहीं, उम्मीद देखिए ना, क्योंकि अमेरिका के अंदर डिबेट क्या हो रही है अभी। अमेरिका में डिबेट ये हो रही है कि क्या अमेरिका एक सॉवरन रियासत रह गई है अगर
यहाँ पे ये फैसले हो रहे हैं और वहां पे जो पहले इसराइल की हिमायत थी, इस वक्त फलस्तीन की हिमायत जो अभी लेटेस्ट सर्वे आए हैं उसमें बढ़ गई है। तो वहां ये डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या अमेरिका एक खुद मुख्तार आजाद रियासत है कि नेतन्याहू अमेरिका चलाता है। इसके ऊपर यकीनन ये डिबेट अमेरिका में है। मैं चाहूंगा, टाइम डॉक्टर साहब जो बहुत कम है, मैं चाह रहा हूं कि मैं वलीद साहब, ये जो अब सिचुएशन, ये तो हमें सारी बात जो है वो इस तरफ जाती नजर आ रही है कि मामला सारा ऑयल का है। पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, बस शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे कर्नल साहब से भी इसी मामले में जवाब लेना है। पाकिस्तान का रोल तो वही होना चाहिए कि इसी तरह से पेट्रोल की प्राइसेस की बात कर रहा हूं कि उसके बाद क्या पोजीशन होगी, क्योंकि ये अगर $150 $110 क्रॉस करती है तो पाकिस्तान के लिए तो चीजें, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है इसके अंदर हमारी इन्फ्लेशन तो हमारे शायद कंट्रोल में फिर नहीं आएगी। हाँ नहीं, ये तो है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तो पाकिस्तान को उसका फेस करना पड़ेगा। अगर सऊदी अरब या दूसरे मुल्क जो है हमें उधार तेल दे रहे हैं या कोई अगर इस तरह का सिलसिला बनता है थोड़ी बहुत राहत के साथ, लेकिन इसके अलावा कोई पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। अगर कीमत इतनी ऊपर चली जाती है और वो मार्केट क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को ऑयल उसी कीमत में लेना पड़ेगा और पाकिस्तान में भी ये क्राइसिस बढ़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि अब आप शॉर्ट सा जरा इसमें दो बातें जरूर कीजिएगा। मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो पाकिस्तान के रेलेवेंस से जो ऑयल प्राइसेस है, मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें बाई रोड, हम उस मुल्क उस जगह पे लोकेशन है जहाँ बाई रोड हम रिसीव भी कर सकते हैं, बाई रोड चाइना को सप्लाई भी कर सकते हैं। लॉजिस्टिक अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ हुआ है। दूसरी बात ये, लेकिन हमारे यहाँ वॉर ऑन टेरर की वजह से अभी हम शायद इतना फिजिबल नहीं कर पाते। वॉर ऑन टेरर आपने जितना अंदर चले गए अफगानिस्तान में, मैं उसके बाद कोई वाकया नहीं हुआ। हाँ, और अभी आपको लगता है कि हम कंट्रोल करने की पोजीशन में वो कंट्रोल कर लिया हमने। ठीक, और अगर बाकी भी की जा सकती है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जहाँ तक डिफेंस प्रोडक्शन की सूरत हाल है उसको बहुत लॉन्ग टाइम, डॉक्टर साहब का ख्याल था, जफ़र साहब का, कि टाइम लेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं। मगर डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया में मुल्क ऐसे मौजूद हैं जो कि उसको बनाते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं, इमीडिएटली असेंबल करके आप उन चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं। एक और आपके पास ट्रेंड मैन पावर है। आप नेशनल सिक्योरिटी गल्फ का ध्यान रखने के लिए जो आपने सऊदीया से किया, अभी इस वक्त ज़रूरत है तमाम स्टेट्स को। अगर बादशाहतें कायम रहनी है तो नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान से जाएगी तो कायम रहेगी, अमेरिकन की नेशनल सिक्योरिटी फेल होगी। ठीक, ये बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आपका, अहमद वलीद साहब, कर्नल सैफ कुरैशी साहब और डॉक्टर ज़फ़र हसन। बहुत जैसे कह लीजिए कि थॉट प्रोवोकिंग डिबेट थी। इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट हैं जिस पे आने वाले वक्त के अंदर हम मुसलसल डिबेट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है जो जो कर्नल सैफ ने कही है कि हमें ज़्यादातर तवज्जो इस सारी जंग को अपॉर्चुनिटी में बदलने में तवज्जो हमारी रहनी चाहिए। हुकूमत का काम है कि वो इसको अपॉर्चुनिटी में बदले और अपॉर्चुनिटी में बदल के बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रंप साहब जो है वो पूरी दुनिया तहोबाला करके अमेरिकन के इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि आम पाकिस्तानी की बेहतरी के लिए वो हर वो अपॉर्चुनिटी जो अवेल की जा सकती है या जिसको बनाया जा सकता है उसको बनाए और आम आदमी को रिलीफ दीजिए। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।